तो आप बने रहिएगा और पद्यांश के बाद फिर मैं आपको गद्यांश भी करवाऊंगी। उसके बाद पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, ठीक है। आज हिंदी नहीं होगी बाबू, टाइम टेबल आपको पता है ना, मंडे को सीडीपी, ट्यूसडे को हिंदी, फिर वेडनेसडे आपकी संस्कृत, तो इस तरह से हमारा चलता है। तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम, कि विद्या क्या है, विनय को देती है, विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम, और धन से क्या होता है, धर्म मिलता है, और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। ठीक, नेक्स्ट श्लोक है हमारा, विश्वासो ही ययोर मध्ये तयोर मध्ये स्ति सौहृदम यस्मिन नैवास्ति विश्वास तस्मिन मैत्रिक संभवः। देखो, अगर आपके बीच विश्वास ही नहीं होगा तो वो मित्रता कैसे हो सकती है। अगर चाहे शिक्षक और गुरु की बात हो, आपको अपने गुरुओं पर विश्वास है तभी आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना। तो बिना विश्वास के ना मैत्री संभव है, ना कुछ भी रिश्ते जो नाते इस दुनिया में है, भौतिक जगत में है, बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता निभाना संभव ही नहीं है। तो इसी बात को इसमें बता रहे हैं कि विश्वास तो ही ययोर मध्य, विश्वासों ही निश्चित रूप से, ही जो है ये अव्यय है, ये देता है निश्चय अर्थ को, कि ही निश्चित रूप से ययोः मध्य, जिनके बीच निश्चित रूप से विश्वास है, तयोर मध्य अस्ति सौहृदम, उनके बीच में ही एक सौहृदय है, यानी कि अच्छी मित्रता होती है। यस्मिन नैवास्ति विश्वास, और जिसमें विश्वास नहीं है, तस्मिन मैत्रिक संभवा, तो उन लोगों के बीच मैत्री मित्रता भी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है। ठीक, तीसरा श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम, यानी कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अगर कोई आप पर क्रोध कर रहा है तो उसको कैसे जीता जाए। हम जनरली क्या करते हैं, कोई हम पर क्रोध करता है तो हम उस पर प्रत्युत्तर देते हैं क्रोध से ही, है ना। तो उसको क्रोध से कभी नहीं जीता जाता, क्योंकि क्रोध करने से बात और बढ़ जाती है, फिर वो संभाले नहीं संभलती। तो इसलिए कहा अक्रोधे न, जब कोई सामने वाला क्रोध कर रहा हो तो उस समय आप अक्रोध, आप शांत रह जाओ, तो क्रोध को जीता जा सकता है। ठीक, असाधु साधुना जयेत, और जो असाधु यानी कि दुष्ट व्यक्ति है उसके साथ आप साधुना सज्जनता का व्यवहार करोगे तो दुष्ट व्यक्ति को आप सज्जनता से जीत सकते हो। ठीक, जयेत कदर्यम दानेन, अगर कोई कंजूस है तो उसको कैसे जीता जाए, तो उसको दान देकर आप जीत सकते हो। तो जयेत कदर्यम, कदर्यम यानी कि कंजूस को दानेन, दान देकर जयेत जीतना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ जयेत जयेत इन सब में कौन सा लकार है, विधि लिंग लकार, ठीक है। तो जयेत में कौन सा लकार है, कहेंगे विधि लिंग लकार है। सत्येन च अनृतम, अगर कोई झूठ बोला है तो झूठे को सच से आप जीत सकते हो। ये आपका श्लोक है। नेक्स्ट चौथा, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः, कि अनाहुतो प्रविशति, कि बिना बुलाए प्रविशति प्रवेश कर लेता है, ठीक है। अपृष्टो बहुभाषते, और जिससे कुछ नहीं पूछा भैया, हमने किसी से कोई सजेशन नहीं लिया और वो फिर भी क्या है, जबरदस्ती अपना सजेशन दे रहा है, बहुभाषते बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसति, और जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वसति विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, मूढ़ चेता, वो मूर्ख हृदय वाले व्यक्ति, नर अधम, नरों में अधम, इनके निकृष्ट कोटि के कहलाते हैं, है ना। जिसको बुलाया ना गया हो, बिना बुलाए आ जाए, अनाहुता प्रविशति, बिन बुलाए आ जाए, अपृष्ट बहुभाषते, बिना पूछे बोले जा रहा है, अविश्वसे, जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो उस पर करना चाहिए उस पर तुम विश्वास कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति मूढ़ चेत होते हैं और नराधम, नरों में अधम माने जाते हैं। नेक्स्ट पांचवा श्लोक है, षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, यानी कि षड दोषः, छह दोष, पुरुषेण इह, पुरुषेण तृतीया विभक्ति एक वचन, और इसमें फिर इह निकलता है, एक हो ई होकर इह, तो इह इस लोक में पुरुषेण, पुरुष के द्वारा, षड दोषः यानी कि छह प्रकार के दोषों को, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूति मिच्छता यानी कि बाय हुक और क्रुक कुल मिलाकर जैसे तैसे जैसे भी हो, छह दोषों को छोड़ देना चाहिए। क्यों, कौन कौन से हैं वो, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्री कौन होते हैं, जो बहुत ही एक काम को बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, लटका कर, जो काम 2 मिनट का है उसको 10 मिनट में करते हैं, तो वो है दीर्घ सूत्री। एक होता है आलसी, जो आलस में पड़े रहते हैं, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, ये छह दोष इन्होंने बता दिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 श्लोक हो गए। अब इसमें आपको उत्तर देना है, विनयात किम प्राप्नोति, विनय से क्या प्राप्त करोगे,
तो विनयात प्राप्नोति आपको पैसेज में क्या करना है, आपको पैसेज में विनयात प्राप्नोति ये शब्द देखना है, उत्तर आपको मिल जाएगा। विनयात पात्रताम, है ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, और विनयाद याति पात्रताम, यहाँ विनयाद में याति शब्द अलग से निकलेगा, तो याति का मतलब भी प्राप्त करना है, तो विनयाद याति पात्रताम, विनय से किसको प्राप्त करोगे आप, तो कहेंगे पात्रता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप दो कह रहे हो, नहीं भैया विश्वास तो है ही नहीं, विश्वास कहाँ है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, और विनयाद याति पात्रताम, विनय से आपको क्या मिलता है, तो कहेंगे पात्रता मिलती है, पात्रता। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट, की विनय से पात्रता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, मैत्री कुत्र न भवितुम अर्हति, मित्रता कहाँ नहीं हो सकती बताओ। प्रश्न नंबर 2 का जवाब देंगे, मैत्री कुत्र न भवितुम अर्हति, यत्र धनम नास्ति, यत्र विश्वासः न वर्तते, यत्र असमानता वर्तते, यत्र क्रोधः भवति। बताइएगा क्या होगा सही जवाब। देखो यस्मिन नैवास्ति विश्वास, जिसमें विश्वास ही नहीं है वहां मैत्री कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यत्र विश्वासः न वर्तते, जहां विश्वास नहीं होता है वहां पर मैत्री संभव नहीं है, है ना। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाए 3 नंबर प्रश्न पर, वो क्या कहता है जी, कदर्यम इत्यस्य शब्दस्य को अर्थ धन व्यये संकोचः दीनता निर्दयम दुर्बलता। तो कदर्यम का अर्थ क्या है, नंबर 3 का जवाब दो। मैंने कदर्यम के लिए आपको बताया था कंजूस, है ना। अब यहाँ पर कंजूस के लिए कोई शब्द तो आया नहीं। अब आप देखो कंजूस से मेल खाता दुर्बलता है क्या, निर्दय है, दीनता है, धन व्यय संकोच। तो कंजूस कौन होता है, जो धन को खर्च करने में संकोच करता है, उसको धन बड़ा प्रिय है कि अरे मैं खर्च कर दूंगा तो फिर कैसे, है ना। वो घी भी नहीं लगाता है, वो अलमारी में घी रख देगा और अलमारी से ही रोटी रगड़ कर खा लेगा मानो घी लग चुका है, कंजूस ऐसा होता है। ठीक है, अर्थ नहीं पता मैम, अर्थ मैं बता तो रही हूँ आदि, है ना। तो कदरियम का मतलब है जो धन व्यय में भी संकोच करता हो, जो धन खर्च करने में संकोच करे वह कदर्य है, कृपण है, कंजूस है ना। इसके स्थान पर अगर आता संस्कृत में एक और शब्द आता है कृपण, हाँ, है ना, और एक आता है कदर्य, ये दोनों पर्यायवाची हैं हमारे। नेक्स्ट देखेंगे, यस्मिन नैवास्ति अत्र कह संधि विच्छेद, बताएंगे कौन सा संधि विच्छेद है, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 4, किसकी क्लास चल रही है, डांस क्लास चल रही है यहाँ पर आज, है ना। आपके डांस की क्लासेस भी आती हैं। तो सीटेट में एक टॉपिक लगा हुआ है डांस का स्पेशल, है ना, वहाँ भंगड़ा सिखाया जाता है। बताइएगा 4 नंबर प्रश्न का आप दे रहे हैं ए ऑप्शन, बहुत शानदार, संध्या कृष्णा ठाकुर, ए दिया सभी ने। तो देखो भाई, यस्मिन ऐव अस्ति, यस्मिन अगर आप देखोगे यहाँ जिसने ए दिया वो गलत है, पहली बात तो ये है। अब आप देखेंगे यस्मिन और एव, यस्मिन नैव लिखा हुआ ना, तो यस्मिन न और एव, फिर आया है अस्ति। अब इनको अगर आप जोड़ोगे तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो यस्मिन, इसमें एक नए आधा है और एक पूरा है, तब जाकर ये बना, है ना। और अब आप जान रहे अ के बाद ए आ रहा तो उसको वृद्धि हो जाती है, एव, व के बाद ए आया तो उसको दीर्घ संधि हो गई, तो नेवास्ति अब बना सही बिल्कुल इसी की तरह कि नहीं बना, तो यस्मिन नैवास्ति। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलेगा, बहुत शानदार। मैं पद्यांश इसीलिए लाई थी कि बाय चांस, क्योंकि एक आदर्श लोग पैसेज के बीच में भी दे देते हैं, ठीक है, और फिर इसमें कुछ ना कुछ व्याकरण की प्रश्न आएंगे तो उनसे भी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, इच्छता पदस्य निर्वाचनम किम भवति, इच्छता पदस्य निर्वाचनम किम भवति।
बताओ इस पद का निर्वाचन क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का। इच्छता का मतलब होता है चाहना, और चाहने के अर्थ में मूल रूप से धातु इश होती है, ये याद रखना, इश धातु होती है चाहने के अर्थ में, इच्छ धातु नहीं होती। तो 3 और 4 को आप काट सकते हैं, ठीक है। इश इच्छा के अर्थ में मूल धातु है। अब आप देखो इच्छता ये बना कैसे है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जवाब दे रहे हैं सी ऑप्शन, और कुछ बच्चे बी दे रहे हैं। बेटा जी सी तो किसी कीमत पे नहीं है, वो मैंने पहले ही काट दिया है। अब सोचो क्या होगा सही जवाब। बताओ जल्दी, आप सी और बी भी दे रहे हैं। काजल चौधरी और सोनी यादव, तुम तो पुष्पा को भी छेक रही हो कि पुष्पा झुकेगा नहीं है। मैं कह रही हूँ सी नहीं होगा, पर वो अपने अड़ी पड़ी है कि नहीं मैम सी ही होगा। तो जी यहाँ पर इश और क्षत्रिय प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय स्त्रीलिंग में तृतीय एकवचन विभक्ति, ये जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं इनके शब्द रूप भी चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इश धातु है क्षत्रिय प्रत्यय और इधर आ प्रत्यय, तब जाकर तृतीय एकवचन रूप बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट है ना। निम्नलिखितेषु को धातु वादी गणस्य विद्यते। निम्न, ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रही हूँ ये 2023 का पेपर रहने वाला है आपके सामने आज का पूरा, कि कौन सी धातु वादी गण में प्रयोग की गई है। अच्छा, ये गण का प्रश्न हालांकि पूछा जाए ना उपयुक्त नहीं था, लेकिन आयोग ने पूछ लिया है ना, क्योंकि ये बहुत ही डीप नॉलेज हो जाती है, उसके मुकाबले आपको एक सामान्य जानकारी चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन अब की 2023 में पूछ लिया। तो याद रखना गण धातु पाठ जो है पाणिनि मुनि ने लिखा धातु पाठ, जो कि गणों में विभक्त है, ठीक है। तो उसमें एक वादी गण होता है, एक अदादि गण होता है ना, अदादि गण, ज्योत्यादि गण, स्वादि गण, बहुत से गण हैं उसमें 7-8। तो उसमें जो जयेत है ये वादी गण की धातु है। धातु पाठ का सबसे पहला गण है क्या, वादी गण। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे आगे आने वाले 2024-25 में भी गण से कोई प्रश्न नहीं आए तो जैसे तैसे दे ही दिया जो भी है। अब हम देखेंगे अगला गद्यांश, और उसके बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। एकदा षड्वर्षीय कृष्ण वृंदावन यमुना तटम अगच्छत। एकदा एक बार की बात है, षड्वर्षीय यानी कि 6 वर्ष के श्री कृष्ण वृंदावन यमुना तटम अगच्छत, वृंदावन के यमुना तट पर अगच्छत कौन सा लकार है बताओ, अगच्छत में कौन सा लकार है बताइएगा, अगच्छत में कौन सा लकार है। बहुत शानदार, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। और मैं कल प्लान कर रही हूँ आपके लिए टैग वर्ड्स की क्लास, ठीक है। कई दिन हो गए कहे हुए, लेकिन कल मैं आपके लिए टैग वर्ड्स की क्लास लाऊंगी, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। पहले गार्गी मैम की क्लास लेना, उसके बाद फिर मैं आपको टैग वर्ड्स कराऊंगी। ज़्यादा 2 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, नहीं तो 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी वो, ठीक, जिसमें हम संस्कृत के टैग वर्ड्स करेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास आपकी हिंदी की करवाऊंगी टैग वर्ड्स की ही, ठीक है। नहीं पता है, आदि कह रहे हैं। विधिलिंग लकार कौन है, सुरमिला गुप्ता संध्या लंग लकार, वेरी गुड। देखो विधिलिंग लगी है ये सुरमिला, ये है लंग लकार। अगच्छत विधिलिंग में क्या है, जयेत, पठेत, लिखेत, हसेत, ये विधिलिंग है ना। लोट लकार भी नहीं है राजू, ये क्या है, तो कहेंगे ये है आपका अगच्छत, यानी कि ये लंग लकार है। कौन सा लकार है, ये लंग लकार है, लंग लकार, ठीक है। ये भूतकाल में है। तो अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा एक बार 6 वर्ष का श्री कृष्ण वृंदावन के यमुना तट पर अगच्छत गया, ठीक। आगे देखेंगे गोपाह अपि तेन सह गच्छन, गोपाह का मतलब जो गोप है ना, जो गाय को चराने वाले गोपी कहे जाते हैं, तो गोपी भी उसके साथ, तेन सह उसके साथ, अगच्छन ये भी लंग लकार है ना, उसके साथ गए, क्योंकि बहुत सारे गोप थे तो गोप भी उसके साथ गए। गोपाह पिपासया आकुला भूत्वा यमुना जलम अपिबन, गोपाह जो गोपी थे उन्होंने पिपासया, पिपासया में कौन सी विभक्ति है कोई बताएगा, पहचानने की कोशिश करो। देखो इसी तरह से विभक्तियों में आपकी पकड़ बनेगी, मैं जैसे जैसे पूछूं वैसे वैसे आप बताएंगे और तभी आपको पहचान होनी शुरू होगी। जैसे यहाँ पर देखिए अगच्छन, ये भी लंग लकार है, लेकिन लंग लकार का कौन सा रूप है,
बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अगच्छत तो प्रथम पुरुष का एक वचन है, क्योंकि राम गया था यमुना तट पर, तो राम नहीं, कृष्ण, कृष्ण अकेला है, तो इसलिए यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ। अब उसके साथ गोपी भी गए बहुत सारे, तो गोपी बहुत सारे थे, इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया अगच्छन, गोपाह अपि अगच्छन। अब उसके बाद पूछा गोपाह, बहुवचन का शब्द है गोपाह, जैसे रामः रामौ रामः, तो गोपः गोपौ गोपाह, इस तरह से शब्द रूप चलते हैं। तो यहाँ पर आप दे रहे हैं तृतीया, वेरी गुड। सप्तमी भी कुछ दे रहे हैं। देखो पिपासा, जब भी विभक्ति की पहचान ना हो पाए तो नॉर्मली आप देखो कि मूल शब्द क्या हो सकता है ना। आप अगर इस तरह से पहचान करोगे तो आपकी लगभग 99% समस्या सॉल्व हो जाएगी। मन मन में सोचो इसका मूल शब्द क्या हो सकता है, पिपास या पिपासा, तो आपने सोचा पिपासा हो सकता है। जनरली अगर आप ऐसे सोचोगे तो लगभग 100 में से 8 और 9 अनुमान आपके सही जाएंगे, सॉरी 10 में से 9 या 8 अनुमान सही जाएंगे, कोई इक्का दुक्का गलत जा सकता है। तो पिपासा शब्द होता है, ठीक है। पिपासा कैसा है, आकारांत है, आकारांत है लता के समान, तो लता का लतया, तो पिपासा का पिपासया हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। आपको ये बता जिनके अंत में या, त्रा, एन है ना, ये या ना हो जाए तो वो तृतीय विभक्ति के एक वचन में होते हैं। अब पिपासया में क्या हो गया, तृतीय विभक्ति एक वचन की। वह पिपासा से, प्यास से, आकुलः भूत्वा, व्याकुल भूत्वा, त्वा प्रत्यय है ना, भूत्वा त्वा प्रत्यय, तो होना अर्थ ये दर्शाता है, त्वा प्रत्यय होकर हो जाएगा, है ना। भूत्वा यानी कि होकर, व्याकुल होकर उन्होंने यमुना जलम अपिबन, उन्होंने क्या करा, यमुना का जल पी लिया। गोपाह यमुना जलम अपिबन, क्योंकि गोप बहुवचन का है तो अपिबन पा धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। उन्होंने यमुना का जल पी लिया, ते मूर्छिता अभवन। अब वो कैसे हो गए, वो मूर्छित हो गए, वो बेहोश हो गए। मूर्छित का मतलब क्या, बेहोश होना। तो ते मूर्छिता अभवन, वो मूर्छित अभवन लंग लकार है, मूर्छित हो गए, यानी कि पूरा पैसेज ज्यादातर इसमें लंग लकार पर आधारित है, ठीक है। श्री कृष्ण तान मूर्छितान दृष्टवा। अब मुझे बताओ तान मूर्छितान में कौन सी विभक्ति है, जल्दी पहचानो। तान मूर्छितान में कौन सी विभक्ति है। अगर आप कारक विभक्ति और लकार की पहचान कर पाओगे तो पैसेज का अर्थ आप चुटकियों में निकाल सकते हो, ठीक है। और वो पहचान एक दिन में नहीं आती, रेगुलर अभ्यास से ही आती है। जैसे मैं आपको अभ्यास करवा रही हूँ ना, तो ऐसे ही रेगुलर अभ्यास करके आप शब्दों को पहचानने की कोशिश क्या करो, कौन सा लकार हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ लिया करो टेलीग्राम पर, है ना, मैं आपको जवाब दूंगी। द्वितीया, बहुत बढ़िया। संध्या, वेरी गुड। कुछ ने कहा पंचमी। देखो मूर्छितान, पंचमी में ऐसा कौन से शब्द में रूप बनता है मुझे ये बताओ। पंचमी में तो रामात बनता है, रामान थोड़ी बनता है। रामान किस में बनता है बताओ। रामान तो आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है कि नहीं बनता, ध्यान से सोचो। रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान, तो मूर्छितान, रामान, हरीन, गुरून, मात, पित्रीन, भ्रातरीन, ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है ना। तो सीधी सी बात है, तान आप पंचमी बता रहे हो तो तान हो ही नहीं सकता। रामात, आत बनता है, रामान नहीं बनता है। त है तो पंचमी है, न है तो द्वितीय है, ये याद रखो, ठीक। तो उनको श्री कृष्ण ने तान, उनको, कर्म कारक है तान, सह तत् विभक्त, तत्सर्वनाम है, तत्सर्वनाम का भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन तान, कि यह वह, वे दोनों, वे सब, उनको, उन दोनों को, उन सब को, क्योंकि वो बहुत सारे हैं तो तान हो गया, उनको, उन सब को, मूर्छितान दृष्टवा, उनको मूर्छित, दृष्टवा त्वा प्रत्यय तो देख कर, व्याकुल अभवत, वो क्या हुआ, वो व्याकुल हो गया। अभवत का मतलब लंग लकार, वो भी व्याकुल हो गया। भाई उसने देखा सारे ही गोपी क्या है, मूर्छित हो गए, बेहोश पड़े हैं, तो अब व्याकुल तो होना बनता है। अब कह रहे हैं वस्तुतः यमुना जले कालीय नागस्य कुंडम आसीत। अब यमुना जले, तो मुझे बताओ जले में कौन सी विभक्ति लग रही है और नागस्य में कौन सी विभक्ति लग रही है। अर्थ आपकी मुट्ठी में है, अगर आपने पहचान लिया तो बताएंगे जल्दी से। जले और कालीय नागस्य कौन सी विभक्ति है। जलम, रामे जले, तो जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ये प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन भी बनता है, लेकिन यहाँ सप्तमी का एक वचन भी बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। सप्तमी का एक वचन का अर्थ निकलेगा कि यमुना जले, यमुना के जल में, ठीक। कालीय नागस्य, षष्ठी, कालीय नाग का कुंडम आसीत, उसका कुंड था, यमुना के जल में कालीय नाग का कुंड था। आसीत क्या है,
अस धातु लंग लकार याद है कि नहीं है? अस धातु लंग लकार, ठीक, लंग लकार भूतकाल, तो आसीत का मतलब हो जाएगा था अर्थ, ठीक है। तो यमुना के जल में काली नाग का कुंड था, ये इसका अर्थ निकलता है। तेन यमुना जलम विष ज्वाला भी विषाक्तम जातम, तेन उसके द्वारा क्या हो गया कि यमुना जलम, यमुना का जल, तेन में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति एकवचन, तो उसके द्वारा यमुना का जल जो है विष ज्वाला भी, विष की लपटों से, विष की ज्वालाओं से विषाक्तम जातम, तो उसकी विष की लपटों से जो यमुना का जल है वो विषाक्त हो गया, वो जहरीला हो गया, ठीक है। तो अनेके खगाः पशवः च तज्जलम पीत्वा मृत्युम प्राप्तः, अनेके खगाः, अनेक खग यानी कि पक्षी, पशवः पशु, च तो अनेक खग और पशुओं ने तत् जलम पीत्वा, उस जल को पीकर मृत्युम प्राप्त, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अनेक पशु और पक्षी भी उस जल को पीकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। वायु अपि तेन विषयुक्ता अभवत, अपि क्या है? ये अव्यय पद है, ठीक है। अपि क्या है? ये अव्यय पद है और इसका अर्थ निकलता है भी, इसका अर्थ होता है भी। तो वायु अपि, हवा भी तेन विषयुक्ता अभवत, उससे विषयुक्त यानी कि विषैली हो गई। वृक्षः तेन वायुना शुष्कः जाता, वृक्षाः बहुवचन है, तो सभी वृक्ष भी जो हैं तेन वायुना, उस वायु से, क्योंकि वायु कैसी थी? जहरीली थी, तो उसकी वायु से, वायुना कौन सी विभक्ति? हरिणा, वायुना गुरुणा, वायु गुरु के समान रूप चलेंगे, तृतीय विभक्ति एकवचन, तो उस वायु से पेड़ भी कैसे हो गए? सूख गए, क्योंकि जहरीली हवा आएगी तो अच्छा खासा आदमी सूख जाता है, वो तो फिर भी पेड़ है ना। यदा श्री कृष्ण एतत् सर्वम अपश्यत, जब श्री कृष्ण ने यह सब कुछ अपश्यत देखा, तो सह एकम वृक्षम आरोहत, तो वे एक वृक्ष पर आरोहत चढ़ गए, है ना। तस्मात् वृक्षात सह विषयुक्ते जले अकूर्दत, और उस वृक्ष से, अब मुझे बताओ तस्मात् वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? बताओ जल्दी। तस्मात् वृक्षात कौन सी विभक्ति है इन दोनों शब्दों में? तस्मात् वृक्षात, बताइएगा जल्दी से। तस्मात् वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तृतीया एकवचन, अच्छा, और बोलो। नमो शंकराय कह रहे हैं बी, ओके वेरी गुड, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि आपका पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है कि तस्मात् वृक्षात, उस वृक्ष से, विषयुक्ते जले, विषयुक्त जल में, अकूर्दत कूदे, कूर्द धातु है ना, कूदना, अकूर्दत कूद गए। कालीय नागस्य एकाधिक शतम फणा आसन, जो कालीय नाग था, तो कालीय नाग के एकाधिक शतम यानी कि 100 से भी ज्यादा, एकाधिक शतम यानी कि 100 से भी ज्यादा, फणः आसन फन थे। सह तान प्रसार्य कृष्णम प्रहर्तुम ऐच्छत, उसने तान प्रसार्य, तान कान, अपने फणान, अपने फणों को फैलाकर, है ना, तान किनको? उन फणों को फैलाकर, प्रसार्य में अगर आप देखें इसमें ल्यप प्रत्यय है, प्रउपसर्ग सृज धातु ल्यप प्रत्यय, उपसर्ग के साथ में यह अगर आ रहा है तो वहां ल्यप प्रत्यय होता है। तो उसने अपने फणों को प्रसारे, फैलाकर, कृष्णम प्रहर्तुम ऐच्छत, कृष्ण पर प्रहार करना चाहा। ऐच्छत में आपका लंग लकार है, इश धातु का लंग लकार ऐच्छत चलता है, ठीक है। श्री कृष्ण ने तत्से फणान आरूही है, उसके फणों पर चढ़कर अनृत्यत, नृत्य किया, डांस किया, नृत्य किया। तो श्री कृष्ण ने उसके फणों पर चढ़कर डांस किया। काली नाग से फणा शनै शनै छिन्नः, और काली नाग के जो फण है वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गए, यानी कि टूट गए। तो ये आपका पैसेज है, आगे भी है क्या? हाँ आगे भी थोड़ा सा, छिन्न भिन्न अभवन, छिन्न भिन्न हो गए। मुखात रक्तम प्रावहत, और मुख से क्या है? रक्त प्रावहत, बहने लगा। सह हस्तौ संयोज्य अवदत, उसने हस्तौ दोनों हाथों को, यहाँ पर देखो जैसे हस्त, हस्त शब्द है, इसी तरह से राम, तो राम की प्रथमा हस्त, राम तो हस्त की हस्त, राम का द्विवचन रामौ, तो हस्त का द्विवचन हस्तौ, क्योंकि दोनों हाथों को जोड़ा जाता है, एक हाथ को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए हस्तौ का प्रयोग हुआ। तो सह, उसने हस्तौ दोनों हाथों को संयोज्य जोड़कर, अवदत कहा, क्या कहा? भगवन वयम नागाः जन्मतः एव विषुक्तः, हम नाग हैं और हम जन्मतः एव विषुक्तः, हम तो जन्म से ही विषुक्त होते हैं। अयम च न मम अपराध, ये तो मेरा अपराध नहीं है,
है ना, कि हम विषयुक्त हैं, ये तो मेरा अपराध नहीं है। भवान एव सर्व प्राणिनाम प्रभु, आप ही सभी प्राणियों के प्रभु हो। अनुग्रहम कर्तु निग्रहम वा, अनुग्रहम करो तो, या तो अनुग्रह करो या फिर निग्रह करो, यानी कि मुझे छोड़ दो। एवं निग्रहात परम अनुग्रहम कुर्वन् श्री कृष्ण अवदत, निग्रहात परम यानी कि उसको छोड़ने से पहले अनुग्रहम कुर्वन्, उसका अनुग्रह करते हुए श्री कृष्ण ने अवदत कहा, रे दुष्ट, हे दुष्ट, किम न जानासी, क्या नहीं जानते, त्वम यत् तव कारणात् सर्वम जलम विषुक्तम भवति, कि त्वम यत् तुम जो हो, तुम्हारे कारण से सारा जल कैसा विषुक्त हो जाता है। इतः कुत्रापि अन्यत्र गच्छ इति, यहाँ से तुम कुत्रापि अन्यत्र गच्छ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ। सर्प ततः पलायतः, सर्प जो है यहाँ से पलायित हो गया। एवं च यमुना विषारहिता जाता, एवं च यमुना, और इस प्रकार जो यमुना है वो विष रहिता जाता, वो विष से रहित हो गई। तो ये हमारी स्टोरी है छोटी सी, ठीक है। अब इससे आप प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। यमुना जलम के अपिबन, यमुना का जल किसने पिया? गोपाः पक्षिणः गावः कृष्णस्य वत्सः, तो किसने पिया था यमुना का जल? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब क्या है? मैम लग रहा है रावण पढ़ रहा हूँ। अच्छा, अभी तो रामायण नहीं पढ़ी है। तो मैं मॉक टेस्ट मिलता तो है हर संडे। तो आप बताएंगे। अब आपको क्या करना है, यमुना जलम अपिबन, इसको ढूंढना है कहाँ है। तो यहाँ पर ये रहा, गोपाः यमुना जलम अपिबन, किसने पिया? गोपाः, गोपियों ने यमुना जल पिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक। सबसे पहले तो गोप ने पिया था, उसके बाद की बातें बताई गई कि बाद में क्या है, कुछ पशु पक्षी भी वहां मर गए थे उस विषाक्त जल को पीकर, ठीक है। यमुना जलम केन कारणेन विषाक्तम अभवत, यमुना का जल किस कारण से विषाक्त हो गया, पहचानो। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? 8 का सही जवाब क्या होगा? ध्यान से पढ़ लेना। मथुरा नगर से दूषित नदीभ्यः दूषितं जलं यमुनायां प्रावहत्, तत्र वायुमण्डलं शुद्धं नासीत्, यमुना जले कालीनागस्य विष्कुण्डमासीत्, तत्र पर्वत कंदरात विषाक्तम जलम प्रवहति स्म। तो यहाँ पर आपके अनुसार क्या होगा सही जवाब? 8 नंबर प्रश्न आप दे रहे हैं बी ऑप्शन, कुछ बच्चे सी दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से जो बी वाले हैं कि वायुमंडल शुद्धम न आसीत, नहीं भैया वायुमंडल शुद्ध था, लेकिन वायुमंडल कालीय नाग से विषकुंडम आसीत, यमुना के जल में कालीय नाग का विषकुंड था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, श्री कृष्ण कुत्र नृत्यम कृतवान, श्री कृष्ण ने कहाँ नृत्य किया? कालीनागस्य एकस्मिन् फणे यमुना जले निकुंजेषु कालीनागस्य फणेषु, बताओ श्री कृष्ण ने कहाँ नृत्य किया? प्रश्न संख्या 9 का जवाब देंगे। कालीय नाग के एक फण पर, ऐसा तो नहीं है, उसके फणेशु सभी फणों पर किया था। 9 का ए आप दे रहे हैं। भाई देखो ये कह रहे कि काली नाग के एकस्मिन फणे, एक फग पर नहीं, एक फण पर नहीं, उसके फण थे 10 एक साथ जुड़े हुए, तो उन 10 में के ऊपर वो डांस नृत्य किया था जिससे उनके फण छिन्न भिन्न हो चुके थे, ठीक है। तो काली नाग का एकस्मिन फणे यस्मिन यमुना जले निकुंजेषु, तो कहेंगे काली नागस्य फणेषु नृत्यम कृतवान। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भवान एव सर्व प्राणिनां प्रभु, कस्य इदं कथनम, भगवान एव सर्व प्राणिनां प्रभु, कि आप ही सभी प्राणियों के प्रभु है। तो यहाँ देखेंगे किसने कहा था ये कथन, ये भगवान एव सर्व प्राणिनां प्रभु, कौन कह रहा है? अयम न मम अपराध, यानी कि वो काली नाग कह रहा है। काली नाग कह रहा है कि मेरा अपराध नहीं है, है ना, ये तो मेरे जन्म से है, तो आप ही हम सबके क्या हो? प्रभु हो। क्या होगा सही जवाब, बताएंगे मुझे? तो बताओ भाई क्या होगा सही जवाब? 10 नंबर प्रश्न।
10 का आप दे रहे हैं सी डी, वेरी गुड। तो ये नाग का कथन था, है ना। आगे देखेंगे, तृष्णया इत्यस्मिन् गद्यांशे क्या शब्द प्रयुक्त। तृष्णया इस पद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। पिपासया, आकुलया, विषयुक्ता, शुष्का। तो यहाँ तृष्णा का मतलब क्या है आप मुझे बताएंगे, अगर आप समझ पा रहे हो तो। तृष्णा 11 नंबर प्रश्न, 11 का सही जवाब क्या है, जल्दी बताओ। ओ भाई जल्दी पोल डलवा दिया करो ना, लाला ना, पोल नहीं मिलेगा। तृष्णा कहते हैं प्यास को, और प्यास क्या है, पिपास है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपका आ रहा है ए ऑप्शन, बड़ा स्मूथली आ जाएगा। प्रसारित से शब्द से को अर्थ, निम्नलिखितेषु को अर्थ। प्रसारे का क्या अर्थ है, विदीर्य, विस्तीर्य, आच्छाद्य या संग्रह। तो मुझे बताएंगे प्रसारी इस शब्द का कौन सा अर्थ है। प्रश्न संख्या 12। प्रसारे का मतलब होता है प्रसार करके, ठीक है, प्रसार करके। अब आप बताएंगे 12 नंबर प्रश्न। तो प्रसारे का आप दे रहे हैं ए विदीर्य। देखो विदीर्य का मतलब होता है विदीर्ण कर देना, चीर फाड़ करना। विदीर्य का मतलब चीड़ फाड़ करके, लेकिन ये कह रहे प्रसारे, प्रसारे का मतलब होता है फैला कर। तो प्रसारे का सही अर्थ क्या होगा, विस्तार कर देना, फैला देना। ठीक है, क्या होगा, विस्तार कर देना या फिर फैला देना। उसको हम क्या कहते हैं, उसको विस्तीर्य कहते हैं। नेक्स्ट, पीत्वा इत्यस्मिन् पदे को धातु कश्च प्रत्यय। कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय बताओ मुझे। पीत्वा इत्यस्मिन् शब्दे को धातु कश्च प्रत्यय। प्रश्न संख्या 13। तो मूल रूप से आपको मैं बता दूं, पा धातु है और पा में आपका त्वा प्रत्यय है। पा धातु और त्वा प्रत्यय तो बनता है पीत्वा। ठीक। आसीत कस्य लकार से रूपम अस्ति। आसीत किस लकार का रूप है, बताइएगा जल्दी। आसीत कौन सा लकार है, मैंने पैसेज में भी आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। आप क्या जवाब दे रहे हैं भैया, डी ऑप्शन देखो। आसीत क्या है, लंग लकार, वेरी गुड। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक। गच्छ कस्य लकार से पुरुष से वचन से च रूपम अस्ति, बताओ। गच्छ किस लकार पुरुष का रूप है, बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे। क्या होगा मैम, क्या होगा, वही जो मंजूर है खुदा। बस आप मेहनत में कमी ना करें, है ना। और बस अब कुछ दिन बच रहे हैं। दूरी है, मजबूरी है, तन्हाई है, लेकिन अब ये दूरी दूर जाने वाली है और आप जल्दी ही उस घड़ी के करीब पहुंचोगे। निर्णयात्मक घड़ी जल्दी ही आएगी। यहाँ आप दे रहे हैं बी और ए। गच्छ लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। देखो गच्छ जो है कस्य लकार से पुरुष से वचन से च रूपस्थे। लोट लकार का, अब देखो मूल रूप में धातु गच्छ होती है क्या, नहीं होती। मूल रूप में धातु होती है गम। ठीक, और गम का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, ना कि लोट लकार। इसमें गच्छ कर दिया ना, ये तो ठीक है, लेकिन गच्छ गलत है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, गम लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन और गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो गच्छ कस्य लकार से पुरुष से वचन से रूपम, तो कहेंगे सी
गम लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, कथन और निष्कर्ष। मैम टैग वर्ड मिल जाएगा तो काफी तक, हाँ बिल्कुल, मैं कल आपके टैग वर्ड लेके आऊंगी जरूर से जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और क्रुक, है ना। अब क्लास लेने के बाद मैं आपके टैग वर्ड की क्लास तैयार करूंगी बढ़िया सी। तो आप मुझे इसका जवाब देंगे, क्या होगा सही जवाब? ध्वनि ग्राम से उच्चारणम छात्र से शुद्ध उच्चारण स्वाभाविकताम शिथिलाम करोति कारण यदि नवोदिता शिष्या स्वाविष्कृतम उच्चारणम करंजति तदा तेषां शुद्धोच्चारण योग्यता न शिथिली भवति। तो विकल्प उचित का चयन करना है आपको। कौन सा सही कौन सा गलत? यहाँ पर आप ए दे रहे हैं यादव रिक्की। प्रश्न नंबर है हमारा 16। देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, आप आर यानी कि र को, दोनों को ही सही बता रहे हो, लेकिन अगर आप देखें कि ध्वनि ग्राम उच्चारण जो है वो छात्र की स्वाभाविकता को शिथिल कर देता है। तो कभी ऐसा नहीं कि उसकी स्वाभाविकता शिथिल का मतलब कमजोर पड़ जाए। बच्चे की कमजोरी थोड़ी होती है, बच्चा तो और उच्चारण अच्छे से करता है। कारण कि नवोदित शिष्य है स्व आविष्कृतम उच्चारणम प्रयुंजन्ति, कि यो नवोदित शिष्या, जो नए नए बच्चे हैं, शिष्य हैं, वो स्व आविष्कृतम उच्चारणम, वे अपने द्वारा आविष्कृत किए गए उच्चारण का प्रयोग करते हैं। तदा तेषां शुद्ध उच्चारण योग्यता न शिथिली होती, और जिससे उनकी शुद्धता और उच्चारण की योग्यता शिथिल नहीं होती है। तो उचित विकल्प क्या है? ए तो गलत है और आर सत्य है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं होगा कि दोनों सही है, इसकी उचित व्याख्या है। इतना नहीं रटना है, थोड़ा सा प्रश्न को समझना है। इन्होंने कह दिया शिथिली भवती, तो शिथिली भवती होना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। शिथिली भवती अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ आपकी पॉजिटिव नेगेटिव की वर्ड के लिए। तो आप मुझे अगले प्रश्न का जवाब देंगे। बताओ जल्दी। नवीना भाषां शिक्षन्तः छात्राः प्रायः तस्याः भाषायाः अध्याप उच्चारण नियमानां कारणात् तां भाषां भाषितुं विश्वासस्य न्यूनताम् अनुभवन्ति। तां समस्यां निवारयितुम् एकः मार्गः अयमस्ति। उस समस्या को निवारण करने के लिए एक मार्ग यह है। मार्ग क्या है बताएंगे। 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। नवीनाम भाषाम शिक्षन्तः, नवीनाम का मतलब नई, भाषाम भाषा को, शिक्षन्तः सीखते हुए, छात्राः प्रायः, जो छात्र हैं वो प्रायः, तस्याः भाषायाः, उस भाषा के उच्चारण नियमों के कारण से, ताम भाषाम भाषितुम, ठीक है, उस भाषा को बोलने के लिए, विश्वास से न्यूनता अनुभवन्ति, की विश्वास की एक न्यूनता कमी का अनुभव करते हैं। तो समस्या का निवारण का एक मार्ग क्या है मुझे बताइएगा। इस समस्या के निवारण का मार्ग क्या है? कि केनापि भाषा विशेषज्ञेन सह परामर्शम कृत्वा सततम अभ्यास, की किसी भी भाषा विशेषज्ञ के साथ परामर्श करके निरंतर अभ्यास, यदा त्रुटि भवन्ति तदा तेषां तत्रैव संशोधनम। देखो जब कोई किसी ने गलती कर दी और उसकी गलती को तुरंत वहीं सुधरवा देना, ये गलत है। मैम अब कराओगी पॉजिटिव निगेटिव भी बता। अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब मैं समझी अब जाकर, है पॉजिटिव निगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइंड से ऊपर कैसे जा सकता है मेगा? है यूं कह रहे हैं हमने ऊपर जा रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या करें, नई भाषा को सीखते हुए छात्र प्रायः तस्या भाषा उच्चारण नियमानां कारणात्, उस भाषा के उच्चारण नियमों के कारण से, भाषाम भाषितुम, भाषा को बोलने के लिए विश्वास की न्यूनता का अनुभव करते हैं, है ना। जब व्याकरण के कारण वो भाषा को विकास में न्यूनता कमी का अनुभव कर रहे हैं, तो भाषा की समस्या का निवारण का एक मार्ग क्या हो सकता है? कि तादृशानाम क्रीड़ा सदृश गतिविधि नाम प्रयोग, कि वैसी क्रीड़ा सदृश खेल के समान गतिविधियों का प्रयोग करो।
यस्मिन कक्षायां मौखिक अंतः संपर्क भवेत्, कि जब भाषा में मौखिक रूप से अंतः संपर्क होगा तो बच्चे भाषा के साथ संलग्न होंगे, सीधी सी बात है ना। तो मौखिक अंतः संपर्क आपका या संप्रेषण कह लो या मौखिक अंतः संपर्क कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे कि छात्रा कक्षा में उच्च स्वरेण पठन्तु, कि छात्र कक्षा में उच्च स्वर में पढ़ रहे हैं, तो उच्च स्वर में पढ़ना नेगेटिव है। यदा त्रुटयः भवन्ति तासाम, जब गलती होती है उसको तुरंत वहीं संशोधन कर देना, ये भी कथन अपनी जगह गलत है ना। या किसी भाषा विशेषज्ञ से आप परामर्श करोगे, आप ये देखा करो कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। और संस्कृत में जब मैं आपको पॉजिटिव निगेटिव शब्द दूंगी तो आप पॉजिटिव और निगेटिव से क्या करोगे, आप इनको तुरंत एलिमिनेट कर दोगे। जैसे कह दिया अभ्यास निगेटिव है तो काट दो, गलतियों का तत्रैव संशोधन गलत है, काट दो, उच्च स्वर में कक्षा में पढ़ाओ तो ये भी इसके लिए नेगेटिव है। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाओ 18 नंबर प्रश्न की, कश्चित अध्यापकः तृतीय कक्षायां नवीनम शब्द राशिम छात्रेभ्यः प्रस्तौति, कि कश्चित अध्यापकः, कोई अध्यापक तृतीय कक्षायां तीसरी कक्षा की नवीन शब्द राशि को, नई शब्द राशि को छात्रेभ्यः प्रस्तौति, छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक है, निम्नलिखितासु का पद्धति शब्द राशि में प्रस्तौति। रवीना टंडन भी है क्लास में, यहाँ आलिया भट्ट भी आती है, रवीना टंडन भी आती है, दीपिका पादुकोण भी आती है, बस तुम पढ़े जाओ, है ना। तो अब मुझे बताएंगे नवीन शब्द राशि को प्रस्तुत करने के लिए प्रभाविनी अस्ति, प्रभावी क्या है। मैम ये जूनियर की क्लास है, जूनियर और सीनियर प्राइमरी दोनों की क्लास है, ठीक है, जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए है। तो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप क्या कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी, अच्छा मेजॉरिटी सी की तरफ जा रही है, एक दो ने ए भी दिया है। चलो देख लेते हैं, रविंद्र कुमार ए दे रहे हैं। अब रविंद्र कुमार को ज़्यादा समझ में आया है कि जो सी दे रहे हैं, जैसे वान्या, रावत, सोना, उमा, ये सी दे रहे हैं, इनको ज़्यादा समझ में आया है। बस कोई हीरो नहीं, हीरो भी आते हैं, अलग ही लेवल के हीरो हैं हमारी क्लास में। देखो पॉजिटिव निगेटिव को देखो, अध्यापकः छात्रान् प्रकरणानुसारम, सबसे पॉजिटिव शब्द तो यही मिल गया, और कहाँ जा रहे हो। चलो सी को देख लें, जो सी कह रहे हैं, अध्यापक छात्रान् विपरीतार्थकान् शब्दान् अर्थै सह तेषां भाषायां वदेत, कि अध्यापक विपरीतार्थक शब्दों को अर्थै सह, आपने अर्थै सह को तो देख लिया, लेकिन उन्हीं की भाषा में बोले, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव नहीं हुआ। कि अध्यापक विपरीतार्थक शब्दों को अर्थ के साथ बोले, तो यहाँ तो अध्यापक सक्रिय हो गया, बच्चा तो सक्रिय हुआ नहीं है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अध्यापकः तान शब्दस्य समीचीनां परिभाषां वदेत, अध्यापक परिभाषा बोले, परिभाषा अपने आप में निगेटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव केवल ए है आपका। ठीक, श्याम पटले लिख तुम छात्रान, तो केवल और केवल अर्थ की भी जरूरत नहीं है, आप कुछ नेगेटिव पॉजिटिव शब्दों को देखो, उत्तर आपके पास है। कि अध्यापक छात्रों को प्रकरण के अनुसार शब्द का वर्णन करे, है ना, संदर्भ के अनुसार, जहां कठिनाई हो रही है शब्दार्थ को समझने में, वहां संदर्भ का प्रयोग करना, प्रसंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 19, भाषा शिक्षणम विषयः अस्ति, भाषा शिक्षण कैसा विषय है, उत्पादन से, कौशल से, अधिग्रहण से, प्रक्रियायाः। 19 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, भाषा शिक्षण कैसा विषय है। कह रहे मैम संस्कृत समझ नहीं आती, 20-22 नंबर आते हैं, समझ ना आते हुए तुम 20-22 ला रहे हो, देखो तो सही, तुम अपना लेवल, समझ में आएगी तो तुम तो 30 से भी ऊपर चले जाओगे, है ना। तो तुम देखो बिना समझ आए तुम 20-22 ला सकते हो, तो थोड़ा सा और कमी रह गई है, ज्यादा कमी नहीं रह गई है। जो चीज समझ में नहीं आती तो तुम्हारे 0 नंबर आने चाहिए, फिर भी तुम 22 ला रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना। और भी अच्छा हो सकता है जब आप थोड़ा सा प्रयास और करोगे, है ना, अपना जो तुम 90% दे रहे हो उसको थोड़ा सा 10% और बढ़ाकर 100 कर दो, है ना। तो यहाँ पर देखो भाषा अगर आप सीख रहे हो, है ना, अगर आप भाषा सीख रहे हो तो भाषा सीखने में मूल रूप से आपको 4 कौशल सीखने पड़ते हैं। अगर आपके 4 कौशल विकसित नहीं है तो फिर आपका भाषा कौशल विकसित नहीं है। तो भाषा शिक्षण कैसा विषय है,
तो कहेंगे ये भाषा कौशल का विषय है, कौशल पर आधारित है भाषा शिक्षण, तो ये कोई प्रक्रिया, उत्पादन या अधिग्रहण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव लगाए जाना और तुम्हारे 25 से ऊपर भी जाएंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, आगे बढ़े। 20 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे, आपको सही मिलान करना है, पहचानो क्या होगा सही उत्तर। संभावना कथनम लेखन पद्धत्या लेखकानुभूति ज्ञानम प्रवृत्ति अनुमानम ते अपरिचित शब्दार्थम ज्ञातुम पाठ विभाजनस्य सहायतां गृह्णन्ति प्रकरणानुसारम अर्थावबोधम शीर्षकानि भूमिकादि च ज्ञात्वा विषय वस्तु जानन्ति गणना ध्यानम एकस्मिन् पाठ विभागे भाषा प्रयोगम ज्ञातुम पाठस्य विचारं ज्ञातुम शीर्षकादि चित्रादीनि प्रयुज्यन्ति। पाठ व्यवस्था ज्ञानम, तो यहाँ पर देखो मैं अगर आपको बताऊं संभावना कथनम, संभावना देखो प्रकरण के अनुसार अर्थ को समझना, वो क्या हो सकता है, आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर, इतना बड़ा पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, संभावना कथन किसको कहते हैं, आप संभावना लगा रहे हो, संभावना क्या करते हो आप, चित्र आदि को देखकर शीर्षक का पता लगा रहे हो, संभावना है ना, तो आप चित्र आदि को देखकर शीर्षक बता रहे हो, तो ये आपका संभावना कथन कहलाता है। तो यहाँ पर ए का तो 5 है, ए का 5 किसमें है, सीधी सी बात है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, सी में है, बाकी सबको काट दो। अब इसके अनुसार औरों को मिलाते चले जाओ। बी प्रवृत्ति अनुमान, अनुमान लगाना क्या है, 1 लेखन पद्धति लेखानुभूति ज्ञानम, कि लेखन की पद्धति में लेखक की अनुभूति का ज्ञान लगाना अनुमान हो जाएगा। ठीक, सी का आपका दूसरा है प्रकरणानुसार अर्थ का समझना, ते अपरिचित शब्दार्थम ज्ञातुम पाठ विभाजन से सहायता करोति, प्रकरण के अनुसार आप क्या करें, अपरिचित शब्दों के अर्थ को जानने के लिए पाठ विभाजन में सहायता कर रहे हैं। गणना ध्यानम, डी का चौथा हो जाएगा कि एक कस्मिन पाठ विभागे, एक ही पाठ के विभाग में भाषा के प्रयोग को जानने का प्रयास आप कर रहे हो। और पाठ व्यवस्था, ई का तीसरा ज्ञानम शीर्षकानि भूमिका आदि ज्ञात्वा विषय वस्तु जानन्ति, आप विषय वस्तु को जान रहे हैं, तो ये पाठ व्यवस्था का ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पर आपका केवल और केवल सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक पकड़ में आ जाए, बाकी अपने आप आ जाएंगे, और कुछ समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, ऐसे ऑप्शन मुझे सबसे आसान लगते हैं अगर आपने किसी एक को पहचान लिया तो। ठीक है, चलो उदाहरणानुसारम निम्नलिखित वाक्यस्य पद्धतिं चिनुत, भाषा प्रयोगे हम भाषायाः शुद्ध प्रयोगे केंद्रीभूतो भवामि, किमस्ति इदम, सही विकल्प क्या होगा इसका, कि भाषायाः प्रयोगे, भाषा के प्रयोग में अहम, मैं भाषायाः शुद्ध प्रयोगे केंद्रीभूतो भवामि, कि जब मैं भाषा को प्रयोग कर रहा होता हूँ तो मैं भाषा के शुद्ध प्रयोग पर केंद्रित होता हूँ। तो ये किस चीज को दर्शाता है मुझे बताइएगा आप, क्या ये पुनरावृत्ति को दर्शाता है, क्या ये कंठस्थीकरण को दर्शाता है, या आत्म परीक्षण को दर्शाता है, या अप्रस्याम भाषायाम अनुवादः, या दूसरी भाषा में अनुवाद को दर्शाता है। आप ना प्रश्न समझ रहे हैं ना ऑप्शन समझ रहे हैं, दोबारा से देख लो। अगर आप भाषा का प्रयोग कर रहे हो खुद, और प्रयोग करते हुए आप खुद पर ध्यान दे रहे हो कि मैं भाषा का शुद्ध प्रयोग करूं, जैसे अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो कि मैम अगर अब का दूसरा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगी तो मैं उसको ध्यान से पढ़कर जवाब दूंगा, तो आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, इसको आत्म परीक्षण कहेंगे, है ना, आप खुद का आत्म परीक्षण भी कर रहे हो, आत्मनिरीक्षण भी कर रहे हो, इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कोई भाषा का अनुवाद थोड़ी है, ये कह रहा है कि भाषा के प्रयोग में जब मैं भाषा के शुद्ध प्रयोग पर केंद्रित होता हूँ कि मैं भाषा का शुद्ध प्रयोग करना है, मुझे इस बार भाषा को ध्यान से समझना है, तो आप खुद का आकलन कर रहे हो, ये खुद का आकलन आत्म परीक्षण होता है। इसको कंठस्थीकरण, पुनरावृत्ति या किसी भाषा में अनुवाद, दूसरी भाषा में अनुवाद की बात आई ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, बोलो जल्दी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे सोचना है, नजरिया बदलो, सोच बदलो, उत्तर अपने आप बदलेगा, नंबर अपने आप बदलेंगे, है ना। वो संख्या जिसके 15 आ रहे थे वो बढ़कर 20 होगी, जिसके 20 आ रहे थे वो 25 होगी, और जिसके 25 आ रहे थे वो निश्चित रूप से 29-30 तक भी पहुंचेगी। ठीक, द्वितीयायाम कक्षायाम छात्राः गीतम गायन्ति,
शिरः स्कंधौ जानू अंगुल्यः यदा ते गीतं गायन्ति तदा ते संबंधित शरीरंगाणि स्पृशन्ति। अध्यापकेन पाठने का पद्धति प्रयुज्यते। बताओ जल्दी। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 22। बाईस का आप दे रहे हैं ए, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया। बहुत शानदार है ना, कि दूसरी कक्षा के छात्र गीत गा रहे हैं, गीत गाते हुए वे शिरः स्कंधौ जानू अंगुल्यः यदा ते गायन्ति तदा ते संबंधित शरीरंगाणि स्पृशन्ति। कि शिरः सिर, स्कंध कंधा, जानू किसको कहते हैं? घुटने को कहते हैं, अंगुल्यः अंगुलियां, उनको गा रहे हैं, और जब गा रहे हैं तो उनको स्पृशन्ति छू भी रहे हैं। तो ये आपकी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, कि आप भौतिक रूप से उसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो, खुद ही उनको अपने शरीर के अंगों से क्या है, भाषा को सीख रहे हो। फिर आगे चलते हैं, 23 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या होगा? पूर्व पाठे प्रयुक्तानां शब्दानां विषये छात्रा पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं समूहेषु कार्यं कुर्वन्ति तदा ते अन्य समूहेन सह परस्परं प्रश्नोत्तराणि विनिमयन्ति। एतत् उदाहरणमस्ति पठन मूल्यांकनस्य, सहपाठी मूल्यांकनस्य, स्वमूल्यांकनस्य प्रतिपुष्टेः। फीडबैक का है। सोने की कदर सुनार जाने ही, यही गाना चल रहा है मैम क्लास में। क्लास में तो नहीं चल रहा है, क्लास में कैसे चल सकता है? क्लास में तो मेरी आवाज गूंज रही है बस। दीक्षा, अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो एक बार क्वालिटी बढ़ाओ अपने फोन से कम अगर आप 240 की क्वालिटी पर भी देखोगे तो ठीक ठाक दिखता है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिखेगा। बताओ जल्दी। बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, सहपाठी मूल्यांकन। बहुत बढ़िया। कि पूर्व पाठे प्रयुक्तानाम शब्दानाम, इनके पूर्व पाठ में प्रयुक्त किए गए शब्दों के विषय में छात्रा छात्र पंच प्रश्नानाम उत्तराणि दातुम समूह में कार्य कर रहे हैं। तो भैया, और अन्य समूह से परस्पर प्रश्नों का विनिमय भी कर रहे हैं, तो ये पीयर असेसमेंट आपका सहपाठी मूल्यांकन ही होगा। नहीं, रुको, सहपाठी मूल्यांकन कैसे होगा? एक मिनट। पूर्व पाठ में प्रयुक्त किए गए शब्दों के विषय में, ठीक है, पूर्व पाठ में प्रयोग किए गए शब्दों के विषय में 5 प्रश्नों को उत्तराणि दातुम, अच्छा समूह में कार्य करें, फिर तो ठीक है। फिर ये सहपाठी मूल्यांकन, अगर अकेला बच्चा करता तो वो सेल्फ असेसमेंट हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 24। यदा अध्यापकः मह्यं पत्रं ददाति यस्मिन् कश्चित् शब्दः सूक्त्या अंकितः अस्ति तथा च अहम् इमं शब्दम् अनुमातुं सम्पूर्णां कक्षां कथयामि, मह्यम् एतत् कार्यं रोचते, अस्मिन् विषये छात्राणां टिप्पण्यः ज्ञातव्यः, तेषाम् अपेक्षितटिप्पण्यश्चापि ज्ञातव्यः। अहं भाषां तदा सम्यक् स्मरामि यदा अहं पत्रात् सूक्तं कण्ठस्थीकरोमि, अहं भाषां तदा सम्यक् स्मरामि अहम् अस्यां गतिशीलो भवामि, अहं भाषां तदा सुष्ठु स्मरामि यदा अहं तां पश्यामि, अहम भाषम तदा सम्यक स्मरामि यदा अहम ताम शृणोमि। क्या कर, मैम पढ़ तो लिया, कथा सी लग रही है पर अर्थ नहीं समझ में है, क्या होगा? तो आप मुझे पहले बताओ, अर्थ समझाऊं क्या कह रहा है? देखो, अर्थ कह रहा है यदा, अर्थ देखो मैं निकाल कैसे रही हूँ, आप मेरे शब्दों पर फोकस किया करो। मैं आपसे कहती हूँ कि विभक्ति की पहचान करो, धातु की पहचान करो, प्रत्यय की पहचान करो, और उनको जब पहचान लोगे तो अर्थ अपने आप बनते हैं। कि यदा, जब अध्यापक, यदा अव्यय है, अध्यापक प्रथमा विभक्ति, अध्यापक जो है मह्यम पत्रम ददाति, मह्यम किस में आता है? अस्मत् सर्वनाम चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो मह्यम मुझको या मेरे लिए पत्रम ददाति, पत्र देता है, यस्मिन जिसमें कश्चित शब्द, कश्चित शब्द, ये श था, श को संधि नियम के कारण छ हो गया, कि कश्चित शब्द कोई शब्द, सूक्त्या, जैसे सूक्त्या या आयानंत में लतया, तो सूक्त्या ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। सूक्त्या, सूक्ति के माध्यम से, अंकितः अंकिता अस्ति, है ना, कि कोई शब्द सूक्ति से अंकित किया गया है, लिखा हुआ है, और वो वहां पर अंकित है, छपा हुआ है।
तथा च अहम इमं शब्दम अनुमातम संपूर्णम कक्षायां कथयामि, और फिर मैं इमम शब्दम, मैं इस शब्द को अनुमातुम, अनुमान लगाने के लिए, संपूर्णाम कक्षां कथयामि, संपूर्ण कक्षा को कथयामि कहती हूँ। फिर क्या भैया, मह्यम एतत् कार्यम रोचते, मुझको ये कार्य पसंद है। ठीक है, अस्मिन् विषये छात्राणाम टिप्पण्यः ज्ञातव्यः, इस विषय में छात्रों की टिप्पण्यः, टिप्पणियां जाननी चाहिए, है ना। तेषाम अपेक्षित टिप्पण्यश्चापि, और उनकी अपेक्षित टिप्पणियों को भी जानना चाहिए। टिप्पणी क्या है, वह छात्र की। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब दोगे। भाई देखो, उसने कहा कि कोई शब्द अगर वो देखती है तो वो उसको अनुमान लगाना अच्छा लगता है। शब्दम अनुमातम संपूर्ण, अब पूरी कक्षा को कह रही है तत्कार्य में रोचते, कार्य अच्छा लगता है। तो कह रही है यदा अहम सम्यक स्मरामि तदा पत्रा सूक्तम कंठस्थी करोमि, तो गलत है आपका ए ऑप्शन, करेक्ट, इनकरेक्ट है। उसने कहा जब मैं भाषा को सुनती हूँ, तो यहाँ सुनने की बात तो है ही नहीं, वो तो देख रही है शब्द को, सुनने की बात थोड़ी है कि अहम भाषाम सम्यक स्मरामि तदा अहम शृणोमि, मैं भाषा को तभी सम्यक रूप से स्मरण कर सकती हूँ जब मैं उसको सुनती हूँ, है ना। अहम भाषाम तदा सुष्ठु स्मरामि, मैं भाषा को तभी अच्छे से याद कर सकती हूँ जब मैं उसको देखती हूँ। वो देख नहीं रही है, वो देखने के साथ साथ उसमें गतिशील है, और बच्चे का गतिशील होना सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, जब बच्चा उसमें गतिशील है, वो केवल देख थोड़ी रही है, देखने के साथ साथ वो अनुमान लगा रही है, अनुमान होने में वह गतिशील है, सक्रिय है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कथनम, कथन ए कहता है सर्वे छात्राः ये विद्यालये प्रवेशं गृह्णन्ति स्व वयः अनुसारं सक्षमाः भाषा प्रयुक्तारः सन्ति, कारण भाषा संस्कृतेश्च वैविध्येन ते स्वयोग्यताः प्रदर्शयितुं न समर्था। तो प्रश्न को पहचानो, यानी कि अर्थ को पहचानो और सही उत्तर दो, क्या होगा आपके अनुसार, सही उत्तर क्या होना चाहिए। मैम अब कुछ लोग आंसर पलट रहे हैं, हाँ ये तो खैर होता ही है। अठारह का सी दे रहे हैं, या तो 25 चल रहा है, पीछे ही घूम रहे हो अभी। देखो, सर्वे छात्राः, सभी छात्र, ये जो विद्यालय प्रवेशम गृह्णन्ति, जो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। ठीक है मैम, ट्रांसलेशन नहीं होता कोई बात नहीं, जो विद्यालय में प्रवेश ग्रहण करते हैं, स्ववयः अनुसारम, वय कहते हैं उम्र को, वय किसको कहते हैं, उम्र को, तो स्ववयः अपनी उम्र के अनुसार सक्षमा भाषा प्रयुक्तारः भवन्ति, कि जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो अपनी उम्र के अनुसार एक सक्षम भाषा प्रयोग करता होता है कि नहीं होता। ऐसा वाइगोस्की भी कहते हैं कि बच्चे को कोरी कागज नहीं समझना चाहिए, जब वो विद्यालय जाता है तो अपनी भाषा की समृद्ध भाषा के साथ जाता है ना। तो वही बात कह रही, समृद्ध सक्षम भाषा प्रयुक्ता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कारण कहती है क्योंकि भाषा संस्कृति की विविधता के कारण वे अपनी के भाषायाः संस्कृतेश्च वैविध्येन, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण ते वे स्वयोग्यता प्रदर्शितुम, वो अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं। ये गलत है भैया, बच्चों की विविधता को पॉजिटिव माना जाता है, और ये कह रहे कि बच्चे भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता के कारण खुद को क्या है, प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं है। तो कारण आपका गलत है, कथन आपका सही है। विविधता को कभी भी नेगेटिव नहीं माना जाए कि विविधता के कारण बच्चे खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। विविधता को संसाधन मानोगे तो बच्चा खुद को 100% एक्सप्रेस करेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट। 26 नंबर प्रश्न, पंचमी कक्षायां मनजीतः अध्यापकैः सह मित्रैः सह एवमेव द्विवर्षीय बालकेन सह भिन्न भिन्न प्रकारैः वार्तालापं करोति। अस्य अयम् अर्थः यत् सामाजिक परिस्थित्यनुसारं स भाषां प्रयोक्तुं जानाति। भाषा प्रयोगस्य इयं पद्धतिः का मन्यते, व्यावहारिकता, वक्तृकला, प्रकृतिवादिता, अर्थवादिता। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब मुझे बताइएगा क्या है। 26 नंबर प्रश्न, देखो एक बच्चा मंजीत अध्यापकों के साथ, मित्रैः सह मित्रों के साथ, एवं इसी प्रकार द्विवर्षीय बालकेन सह, दूसरे बच्चे 2 वर्ष के बच्चे के साथ भी भिन्न भिन्न प्रकार से वार्तालाप करता है। भाई जिसके साथ जैसी जरूरत पड़े वैसा करता है। अस्य एवं अर्थ है, इसका अर्थ है कि यत् सामाजिक परिस्थिति अनुसार भाषा प्रयुक्तुम जानाति, कि वह सामाजिक परिस्थिति के अनुसार भाषा प्रयुक्तुम, भाषा का प्रयोग करना वो जानता है, उसकी योग्यता है, तो उसको व्यावहारिकता कहते हैं। ये कोई वक्ता की कला नहीं है,
कि उसके पास एक कला है, या वो प्रकृतिवादी है, अर्थवादी है, भैया वो व्यावहारिक है, उसको व्यवहार करना आता है कि किसके साथ कैसे बोलना है, अध्यापक के साथ कैसे बोला जाता है, सहपाठी के साथ कैसे, छोटे बच्चों के साथ कैसे, तो उसकी व्यवहारिकता को दर्शाता है। तो ये सामाजिक भाषा व्यवहारिकता को दर्शा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर प्रश्न। राहुल कह रहे हैं मैम मानवी गुस्सा है कल से। मानवी गुस्सा ही रहना, इससे बोल मत जाना। ठीक है, ऐसा कैसे चलेगा? अब जब सीटेट तुमसे गुस्सा होगा ना, फिर ये मत कहना मैम पिछली बार से 2 अटेम्प्ट दे लिए, इस बार भी दे लिया लेकिन हो नहीं रहा है, तो ऐसा बात नहीं बनेगी। मानवी मानवता हो तो बिल्कुल नहीं बोलनी है इससे। अब इस प्रश्न का उत्तर बताओ मुझे। काचित माता एतद् वीक्षते यत् तस्य बालकः यदा कदा तान् प्रयोगान् करोति यान् स कदापि प्रौढेभ्यः भगिनी भ्रातृभ्यः वा परिवारे न शृणोति तस्याः विश्वासः एतत् अनुमोदयति। बताओ यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा? समझो फिर मैं आपको बताऊंगी। सत्ताईस नंबर प्रश्न का सही जवाब यहाँ पर आप दे रहे हैं ए। समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कह रहा है काचित माता, कोई माँ, ठीक है, एतत् वीक्षते, वो यह देखती है। वीक्षते का मतलब देखना है ना, ईक्षण, ईक्ष धातु है उसमें व उपसर्ग लगकर तो वीक्षते बन गया। वह ऐसा देखती है कि यत तस्य बालक, उसका बच्चा, यदा कदा, जब कभी कभी क्या करता है, तान प्रयोगान करोति, ऐसे शब्दों का या ऐसे प्रयोग करता है, यान स कदापि प्रौढ़ेभ्य भगिनी भ्रातृभ्य वा परिवारे नाशनोत, इनकी कभी कभी माँ ऑब्जर्व कर रही है, उसका छोटा सा बच्चा है, वो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाता है जो उसने अपने छोटे भाई बहन से भी नहीं सुने हैं, है ना, उसने छोटे भाई बहन से भी नहीं सुने हैं, या परिवार से भी नहीं सुने। तस्याः विश्वास एतत् अनुमोदयति, उसका विश्वास किसको दर्शाता है? क्योंकि वो मानती है कि अगर बच्चा तभी तो सीखता है जब वो अपने घर में किसी को देखता है, बड़ों को, भाई बहन को देखता है, तो बच्चा कैसे अनुकरण से सीखता है, ऐसा उसका कहना है। माँ का मानना है बच्चा अनुकरण से सीखता है, और वो ऐसे शब्दों को बोल जाता है जो उसने सुने ही नहीं। तो उसका ये विश्वास कि बच्चा बिना सुने कैसे बोल सकता है, क्योंकि उसने किसी से सुने नहीं, तो उसका ये विश्वास किस चीज को दर्शाता है ना, तो ये विश्वास किसको दर्शाएगा? ये व्यवहारवादिता को दर्शाएगा। ये विश्वास किसको दर्शाएगा? ये व्यवहारवादिता को दर्शाएगा, क्योंकि अनुकरण किस में आता है? ये बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी कहते हैं। देखो प्रश्न 2 तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। यही प्रश्न आपका एक बार ऐसे पूछा गया कि एक माता ने देखा उसका बच्चा जो है ऐसे शब्दों को बोलता है जो उसने कभी आसपास सुने नहीं ना बोले हैं, तो ये बच्चा ऐसे शब्दों को क्यों बोल पा रहा है, क्या कारण है? तो वो रचनावादिता है ना, बच्चे के अंदर वो रचनावादिता है, क्रिएटिविटी है, बच्चा जिससे खुद ही भाषा को प्रोड्यूस कर पा रहा है, क्योंकि वो अनुमान लगा रहा है। अब वो नहीं है कि बच्चा रट्टू तोता, वो केवल अनुकरण से ही सीखेगा, तो वो रचनावादिता है। लेकिन इसमें माँ का विश्वास पूछा कि माँ क्या चाहती है, माँ का क्या मत है, क्योंकि बच्चा बिना अनुकरण करे भी ऐसे शब्दों को बोल रहा है। माँ का मत ये है कि बच्चा अनुकरण से ही सीखता है, बिना अनुकरण के वो कैसे सीख सकता है। तो यहाँ माँ का विश्वास का मत पूछा है, तो माँ का मत व्यवहारवादिता को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन करेक्ट। कौशल समूह ये औपचारिक निर्देश पठनात् पूर्वं वर्धन्ते तथा च पश्चात काले शैक्षणिक योग्यता विकास आधारम प्रयच्छन्ति कथ्यन्ते। 28 नंबर प्रश्न का जवाब दो। तुक्का गैंग एक्टिव है मैम, कोई बात नहीं, एक्टिव रहो, तुम सारे कैसे ही रहो, एक्टिव तो रहो। तो यहाँ पर देखो क्या करे, कौशल समूह, कौशल के वो समूह जो औपचारिक निर्देश पठनात् पूर्वम वर्धन्ते, औपचारिक पठन निर्देश से पूर्व पहले ही वर्धन्ते बढ़ते हैं या विकसित होते हैं, तथा च और पश्चात काले बाद में शैक्षणिक योग्यता विकासाय
शैक्षणिक योग्यता के विकास के लिए आधारम प्रयच्छन्ति, आधार देते हैं। वो आविर्भावी गुणधर्मिता, उसको आविर्भावी गुणधर्मिता कहते हैं। आविर्भावी साक्षरता, आविर्भावी समाधान, आविर्भावी पाठ्यक्रम। तो आविर्भावी का मतलब है इमरजेंट लिटरेसी है। आविर्भावी का मतलब क्या? उद्गामी साक्षरता है, उद्गामी गुणधर्मिता है, उद्गामी समाधान है, उद्गामी पाठ्यक्रम है। तो वे भाषा कौशल जो औपचारिक रूप से, देखो औपचारिक रूप से जो आपके कौशल विकसित होते हैं, विद्यालय में जाओगे तो आप पठन और लेखन आपका विकसित होता है ना। और घर पर आपका श्रवण और भाषण पहले ही विकसित हो चुका होता है, श्रवण और भाषण पहले ही विकसित हो चुका होता है। तो ये तो आपके औपचारिक होते हैं कुल मिलाकर, है ना। और ये आपके अनौपचारिक हो जाएंगे अगर देखा जाए तो ये जो अनौपचारिक हैं ये आपके उद्गामी साक्षरता को दर्शाते हैं, इमरजेंट लिटरेसी आविर्भावी साक्षरता को दर्शाते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर आ जाओ बच्चे, क्या होगा सही जवाब? 29। काचित मातामही गृहे बालकान् पुस्तकात् कथाः रुचिपूर्वकं श्रावयति, अनेन प्रकारेण सा तान् पुस्तकानि नवविचारान् च पठितुं प्रेरयति। अस्याः प्रक्रियायां बालकाः अपि सक्रियाः भवन्ति, एषा पद्धतिः कथ्यते। अध्यापनस्य सा पद्धति यस्यां पठनम् आधारभूत तत्वेभ्यः यथा अक्षरेभ्यः ध्वनिग्रामेभ्यश्च प्रारभते, यस्यां च समग्र पठनात् पूर्वं ध्वनिग्रामाः शब्देषु योजयितुं शक्यन्ते, कथ्यते। समग्र भाषा पद्धति, संरचनात्मक पद्धति, ऊर्ध्वधः पद्धति, अधः ऊर्ध्व पद्धति। 30 नंबर प्रश्न का मुझे जवाब देंगे जल्दी से। क्या होगा? मैं साइड हो चुकी हूँ, ध्यान से पढ़ो, जवाब दो। देखो, अध्यापन से सा पद्धति, अध्यापन की वह पद्धति, यस्याम जिसमें पठनम आधारभूत तत्वेभ्यः आधारभूत तत्वों से, यथा जैसे अक्षरेभ्यः ध्वनिग्रामेभ्यश्च प्रारभते कि अक्षर और ध्वनि से वह आरंभ करता है। उसके बाद समग्र पठन से पूर्व ध्वनिग्राम शब्देषु योजयन्ति, फिर समग्र पठन से पूर्व ध्वनि को शब्दों से जोड़ रहा है। तो ये कौन सी पद्धति है? इनकी ध्वनि और अक्षर, है ना, और फिर शब्द की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद समग्र कथन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन आप दे रहे हैं, पहचान लो भैया, ये तो है ही नहीं, इन दोनों में से पहचानो क्या होगा, पहचानो पहचानो। ए जो बोल रही हो समग्र भाषा पद्धति, समग्र भाषा पद्धति क्या कहती है? वह